हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL हिस्ट्री पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की विज्ञान में बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन सारे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे जिसके आने के चांसेस इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उन सारी अभिक्रियाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण और बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन सारी अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अगर दो या दो से कोई पदार्थ को आपस में जब मिलाएं हम लोग तो कोई एक ही पदार्थ बनकर तैयार हुए। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन को ले लिया। जब दोनों को आपस में मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि हम लोगों ने दो पदार्थों को अलग अलग दो पदार्थ को आपस में मिलाए, एक कार्बन को एक ऑक्सीजन को। जब दोनों आपस में मिले तो क्या बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि दो अलग अलग पदार्थ जब आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वही संयोजन अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोराइड के साथ कराई। तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 और हाइड्रोक्लोराइड का होता है HCl। जब दोनों के आपस में अभिक्रिया कराई तो यहाँ पे NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ थे, एक था अमोनिया एक था हाइड्रोक्लोराइड। जब दोनों के आपस में अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे क्या बनकर तैयार हुआ, अमोनियम क्लोराइड बनकर तैयार हुआ। यानी दो अलग अलग पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक जिस नए यानी एकल पदार्थ का निर्माण होता है वही अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे जल का जब निर्माण होता है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है, यानी कि H2O का। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको संयोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा संयोजन अभिक्रिया में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे थे तो एकल पदार्थ यानी एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा था। परंतु वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभिकारक ही टूटकर क्या हो रहे हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जा रहे हैं। तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। यह अभिक्रिया कितने भागों में, यह अभिक्रिया 3 भागों में बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वियोजन ऊष्मा द्वारा होता है, यानी कि ऊष्मीय वियोजन में ही आपको पता चल जा रहा होगा कि इस अभिक्रिया से ही ऊष्मा द्वारा इसका वियोजन करना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वियोजन किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, तो ऊष्मीय वियोजन द्वारा होता है, यानी कि ऊष्मा द्वारा होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं CaCO3 जिसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा वियोजन द्वारा वियोजित किया जाता है तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए एक अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको ऊष्मा पर वियोजित किया गया तो यह दो क्या हुआ, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जा रहा है यानी टूट जा रहा है। जैसे देखिए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रकाशीय वियोजन यानी कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो ऐसी अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब उसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो Ag+Cl2 यानी कि सिल्वर के साथ साथ हमको क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे एक क्या है, एक अभिकारक है, यह टूटकर दो उत्पादों में बढ़ जा रहा है, एक Ag और एक Cl2। किसकी उपस्थिति में हम लोग करा रहे हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है विद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण वियोजन होता है। आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि
कौन सी वियोजन अभिक्रिया किस की उपस्थिति में होगी। जैसे ऊपर था प्रकाशीय वियोजन यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग को वियोजन उसका कराना था यानी अभिक्रिया करानी थी। अब यहाँ पे विद्युत वियोजन यानी कि अब यह अभिक्रिया जो होगी वो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न होगी। तो जैसे देखिए जल में जब हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो हम लोग को क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, H2O एक अभिकारक है। इसकी जब क्या करते हैं विद्युत धारा से अभिक्रिया कराते हैं या इसकी धारा प्रवाहित करते हैं जब इसमें, तो ये क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो उत्पादों में बढ़ जाता है। तो हम लोग को सिंपल सी बात जो वियोजन अभिक्रिया थी यही उसका कहने का मतलब था कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में बढ़ जाता है। तो देखिए इससे प्रत्येक चाहे प्रकाशीय वियोजन हो, विद्युत वियोजन हो, चाहे उसमें वियोजन अभिक्रिया, सभी में क्या हो रहा था एक हम लोग का जो अभिकारक था वो दो या दो से अधिक क्या होता उत्पादों में बढ़ जा रहा था। तो ये सारे किसके प्रकार थे, तो फ्रेंड्स ये वियोजन अभिक्रिया के प्रकार थे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। यह भी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि बहुत ही सिंपल है, इसको बस ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जो विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है हटाकर स्वयं उसका स्थान लेता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में कुर्सी पर बैठे हैं और कोई बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो आपके मम्मी पापा कहते हैं बेटा वहाँ से हट जाओ, उन अंकल जी को कुर्सी पे बैठने दो। यानी कि क्या हुआ वो आपसे बड़े भी हैं, एज में बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके स्थान को ग्रहण कर लिया। यानी कि पहले आप वहाँ पे थे बट जैसे वे आए क्या किया आपने उनको अपनी कुर्सी दे दी, यानी कि उन्होंने आपका स्थान ग्रहण कर लिया। तो वैसे भी इसमें विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी होता है। प्रतिस्थापन मतलब ये होता है प्रतिस्थापित करके आए, यानी कि एक को हटाकर दूसरे के साथ जुड़ जाना या दूसरे को अपने साथ जोड़ लेना ही विस्थापन या प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग करके स्वयं ही उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे जिंक की जब हम लोग अभिक्रिया कापर सल्फेट के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कापर अलग हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था जिंक अकेला था, अब जिंक अकेला था बट यहाँ पे क्या था इसकी अभिक्रिया हम लोग कापर सल्फेट के साथ करा रहे थे। तो यहाँ पे कापर सल्फेट क्या था, कापर के साथ साथ सल्फेट मिला हुआ था इसमें। लेकिन जैसे ही जिंक जो है वो क्या है कापर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो जो जिंक है जो कापर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो जैसे ही इन दोनों की आपस में क्रिया हम लोग कराते हैं तो यह जिंक क्या करता है कापर को हटा देता है और जिंक कापर को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो देखिए जो अभिक्रिया के बाद हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक सल्फेट और कापर क्या हो जा रहा है अलग हो जा रहा है। यानी कि जो जिंक है वो कापर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए जिंक ने क्या किया कापर को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया और यही अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए है जब फेरस की अभिक्रिया कापर सल्फेट के साथ कराते हैं तो फेरस सल्फेट और कापर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो फेरस है यह क्या है, यह कापर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो यह क्या कर रहा है, फेरस जो है कापर को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है और कापर को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। यही अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं। तो आगे है उभय वियोजन या द्विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि अब द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण उनके अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसने क्या बताया, द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है जो उत्पाद का निर्माण होता है उनके अभिकारक वाले जो यौगिक होते हैं उनके आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने सोडियम सल्फेट लिया है यानी कि Na2SO4, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बेरिलियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 लिया है। तो जब इसकी हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो इसके जो आयन होंगे वह क्या करेंगे एक दूसरे को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम है प्लस का, SO यानी सल्फेट है माइनस का, बेरिलियम है प्लस का और क्लोराइड है क्या माइनस का। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इधर वाला प्लस जो है इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा और इसका वाला माइनस इसके प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा।
तो देखिए जैसे ही हम लोग की अभिक्रिया संपन्न हुई तो हम लोग को बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो देखिए इधर का जो SO4 है इधर के बेरिलियम के साथ क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, यानी कि इधर का प्लस इसके माइनस के साथ ऐड हो जा रहा है। तो जो ये बेरिलियम है यह क्या कर रहा है, सल्फेट को लेकर अलग हो जाके बेरिलियम सल्फेट बना दे रहा है। और इसके साथ साथ ही देखिए इधर का जो क्लोराइड है इधर के सोडियम को लेकर क्या हो जा रहा है, यह भी अलग हो जा रहा है, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यह क्या करें, द्विस्थापन अभिक्रिया में इनके आयनों का आदान प्रदान होता है एक प्रकार से। जैसे देखिए इधर का प्लस वाला इधर के माइनस के साथ, इधर का माइनस इधर के प्लस के साथ अपन क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, और यही अभिक्रिया उभय वियोजन या द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती हो। जैसे मान लीजिए कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं, उस अभिक्रिया जब संपन्न हुई तो उसका जो उत्पाद बना उस उत्पाद के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा मुक्त हो, यानी कि बाहर निकले। जैसे देख लीजिए प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है, जैसे देख लीजिए मेथेन है, जब मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ ही में ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती हुई दिखाई देती है, यानी कि वहाँ से ऊष्मा मुक्त होती है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। एक बार फिर समझ लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें जब उत्पाद का जो निर्माण होता है तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होनी चाहिए, यानी कि ऊर्जा भी मुक्त होनी चाहिए। जैसे जो हम लोग का प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है तो उसमें क्या होता है, जो मेथेन और ऑक्सीजन होता है जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल उसी के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा यह अभिक्रिया उच्च ताप पर स्वतः ही हो जाती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो क्या करती है, ऊष्मा का अवशोषण करती है तथा जब यह अभिक्रिया उच्च ताप पर स्वयं ही संपन्न भी हो जाती है। जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, उच्च ताप पे हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया होती है या तो फिर उसमें ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन उससे क्या हो, अलग हो। एक प्रकार से यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे मान लीजिए उसमें ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है, यानी कि जब ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और हाइड्रोजन उससे बाहर निकल रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जब कार्बन की अभिक्रिया हम लोग ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो भी ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास होता तो भी क्या कहलाता, ऑक्सीकरण ही कहलाता, क्योंकि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो अब आगे देखते हैं, आगे है अपचयन अभिक्रिया, यानी कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि एक प्रकार से अगर कहें स्टूडेंट तो जो अपचयन अभिक्रिया वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, विपरीत होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। बट अपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि इसमें हो रही है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, ह्रास होगा, यानी कि बाहर निकलेगा। जैसे देख लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो कॉपर अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, बट जैसे अभिक्रिया इसकी संपन्न हुई तो क्या हुआ, इसमें से कॉपर में से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास हुआ, यानी कि ऑक्सीजन को इसने त्यागा है। तो ये ऐसी अभिक्रिया क्या कहाएगी फ्रेंड्स, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो आगे स्टूडेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो देखिए यह क्या है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक ही साथ और एक ही समय पर संपन्न होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ ही साथ होती है और एक ही समय पर क्या होती है, संपन्न भी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आपको
परिभाषा से नहीं समझ में आया होगा तो आई होप आपको एग्जाम्पल से पक्का समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे जिंक और प्लस लेते हैं कॉपर सल्फेट लेते हैं। क्या लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट लेते हैं। जब इन दोनों की आपस में हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पे ZnSO4 और प्लस में इसके साथ हम लोग को कॉपर मिलेगा। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पे है, आप कहेंगे यहाँ इस अभिक्रिया में कहाँ से रेडॉक्स अभिक्रिया हुई, कहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ और कहाँ पे अपचयन हुआ। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था, सिर्फ जिंक था, यहाँ पे केवल जिंक था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। तो इस जिंक के साथ बताइए यहाँ पे क्या जुड़ गया, सल्फेट जुड़ गया, और इस सल्फेट में क्या है, ऑक्सीजन है। इस सल्फेट में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उस तो स्टूडेंट उस अभिक्रिया क्या बोला जाता है, तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीकरण। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट था, यानी कि इस कॉपर के साथ जो सल्फेट जुड़ा था उसमें क्या था, ऑक्सीजन। बट यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, केवल कॉपर प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी वह सारी अभिक्रियाएं आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।